जय हिंद। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री में। तो पिछले वीडियो में अपन ने अभिक्रिया की दर फर्स्ट वीडियो में, इसके बाद सेकंड वीडियो में द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम ये पढ़ लिया था। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम मैंने बताया था, इसका उपयोग आगे करेंगे अपन। इसकी सहायता से एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है हमारे पास, जिसे सॉल्व करने वाले हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से। तो टॉपिक है, हेडिंग डालिएगा आप लोग, हेडिंग डालिए अभिक्रिया की कोटि। हेडिंग डालिए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। हेडिंग डालिए अभिक्रिया की कोटि। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये, अभिक्रिया की कोटि। हेडिंग डालिए अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रकारों सहित वर्णन कीजिए। अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रकारों सहित वर्णन कीजिए। तो ये पढ़ने वाले हैं अपन द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से। देखिए, तो अपन ने इस तरीके से एक रासायनिक अभिक्रिया ली थी। ए और बी ये दो क्रिया कारक थे। ए की मात्रा x मानी थी, बी की मात्रा y मानी थी। इन्होंने क्रिया की मान लीजिए और उत्पाद बना दिया है ए बी। तो ए और बी ये क्रिया कारक हैं, यहाँ पर ए बी उत्पाद है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर लगाने वाले हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है? द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम कहता है कि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये होता है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ए की मात्रा x है तो वो घात में बदल जाती है, ए की घात x हो जाएगी। बी की मात्रा y है तो वो घात में बदल जाती है, तो बी की घात y हो जाती है। इतना पढ़ चुके हैं अपन पहले, पिछले वीडियो में इतना देख चुके हैं अपन। ये विशेष में मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती ए की घात x इंटू में बी की घात y। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है यहाँ पर? तो अभिक्रिया की कोटि देखिए क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर होता है x प्लस वाई। अभिक्रिया की कोटि बराबर होता है x प्लस वाई, यानी a की घात और b की घात का योग कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। तो यहीं से परिभाषा बनाएंगे अभिक्रिया की कोटि की। अभिक्रिया की कोटि होती क्या है सुनिए तो यहाँ पर ध्यान से। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं, ये है ए की सांद्रता, ये बी की सांद्रता। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। फिर से सुन लीजिए यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए इसको, अभिक्रिया की कोटि को। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। आगे सुनिए इसके बारे में, ये तो परिभाषा हो गई, आगे सुनिए इसके बारे में। अभिक्रिया की कोटि जो है यह एक प्रायोगिक मान होता है, प्रैक्टिकल पर आधारित है। तो अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। इसका मान पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 100 20 कितना भी हो सकता है। 0 0 हो सकता है, या भिन्न के रूप में भी हो सकता है। ये प्रभाज्य हो सकता है, भिन्न या प्रभाज्य। तो इसका मान पूर्णांक हो सकता है, 0 हो सकता है, आगे देखेंगे भी, और भिन्न के रूप में भी हो सकता है, या प्रभाज्य के रूप में भी हो सकता है।
तो अभिक्रिया की कोटि जो है यह एक प्रायोगिक मान है या प्रायोगिक पद है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है, इसका मान पूर्णांक, शून्य या प्रभाज्य हो सकता है। ठीक है, तो ये थी अभिक्रिया की कोटि। नोट कर लीजिए इतना। तो पूरा क्या लिखेंगे एक बार फिर से समझ लीजिए। पूरी डेफिनेशन किस तरीके से देनी है आपको एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो आपको लिखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि यह एक प्रायोगिक पद है जिसका मान पूर्णांक, शून्य या प्रभाज्य हो सकता है। ठीक है, नीचे ये रिएक्शन आप लोग लिख देंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक लिख देना आप लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है, पिछली क्लास में भी लिखा था, यहाँ तक तो लिखा ही था, ये लाइन और नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हेडिंग डालिए अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार ये देखेंगे, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग है अभिक्रिया की कोटि के प्रकार में, पहली हेडिंग डालिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। पहली हेडिंग डालिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हेडिंग डालिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए बस इसी में आगे बढ़ा देना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, कुछ नहीं है इसमें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखिए तो क्या होता है। तो अभिक्रिया की कोटि पढ़ी ली है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये जो है क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग वो 1 हो जाता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 होता है। तो परिभाषा किस तरीके से बना सकते हैं वो सुन लीजिए। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये अभिक्रिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नोट कर लीजिए पूरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए।
तो यही परिभाषा आगे भी चलेगी। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर आगे शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो यही डेफिनेशन चलनी है, एक समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से। ऐसा ही उनमें भी यहाँ तक तो करेंगे ही, फिर ये चीज़ बदल जाएगी बस। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 1 हो गया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए x + y का मान 2 हो जाएगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए x + y का मान 3 हो जाएगा, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए x + y का मान 0 हो जाएगा। जैसा नाम है वैसा ही घातों का योग हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ें। बीच में डालिए अथवा, इसकी एक और परिभाषा पढ़ेंगे, आगे इसका उपयोग करेंगे। ये जो मैं दूसरी परिभाषा लिखवाने जा रहा हूँ इसका उपयोग आगे होना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है यहाँ पर देखिए, मैं इधर ही बता देता हूँ, साइड में यहाँ पर बताने वाला हूँ, दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। देखिए यहाँ पर मान लो एक क्रिया कारक है, कुछ समय बाद ये उत्पाद में परिवर्तित हो गया। एक क्रिया कारक है, इसकी मात्रा कुछ नहीं तो आगे 1 हो गई, कुछ समय बाद ये उत्पाद में परिवर्तित हो गया। जैसे दूध दही बन जाता है, वैसे ही मान लो एक क्रिया कारक है अपना, ये क्या है, क्रिया कारक, कुछ समय बाद इसने उत्पाद बना दिया है। तो इसमें लगाते हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से, क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है, अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर वो समानुपाती होती है क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के। क्योंकि इसमें क्रिया कारक की सांद्रता एक ही है, क्रिया कारक एक ही है, इसलिए एक ही सांद्रता होगी। अब यहाँ पर इसकी मात्रा कुछ नहीं तो 1, तो वो मात्रा अपन ने यहाँ पर ऊपर लिख दी 1, और यहाँ पर द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से समानुपाती का चिन्ह आ गया है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी परिभाषा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दूसरी परिभाषा इस वाली रिएक्शन से क्या हो जाएगी। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घात, क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए दूसरी परिभाषा, आपको दोनों ही लिखनी है फिलहाल के लिए, एग्जाम में कोई एक लिख देनी है आपको। ठीक है, यहाँ पर दूसरी परिभाषा, इसका उपयोग पढ़ेंगे आके दूसरी परिभाषा का, इसी का यूज है आगे एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो क्या कहता है दूसरी परिभाषा है क्या, वो सुन लीजिए। यहाँ पर दूसरी परिभाषा कहती है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। या दूसरे तरीके से जो मैंने पहले बोला था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, नीचे ये नोट कर लेना आप लोग, नीचे ये नोट कर लेना आप लोग, आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा और अच्छा, इसको आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको आगे। अभिक्रिया की दर ऐसा ही लिखा, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो स्थिरांक आता है k, जिसे कहते हैं दर स्थिरांक, जिसे क्या कहते हैं, दर स्थिरांक। तो अभिक्रिया की दर बराबर आया k इंटू में a की घात 1।
ठीक है, आगे उपयोग करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, आगे से उपयोग करने वाले हैं। नोट कर लीजिए, 4 लाइनें ये नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो ये थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। नोट कर लिया होगा। अब दूसरा प्रकार, दूसरी हेडिंग डालिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। दूसरी हेडिंग डालिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा थी, वैसे यहां पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा देखिए क्या हो जाएगा। बस द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों की जो सांद्रताएं हैं और इनकी घातें जो हैं, इनका योग 2 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। यहीं से परिभाषा बना देंगे, तो x + y का मान कितना हो जाएगा, 2। यहीं से परिभाषा बना देंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 2 होता है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 2 होता है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। नोट कर लीजिए फिर से ये रिएक्शन है यहाँ पर पूरी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक x + y = 2 तक नोट कर लीजिए। फिर दूसरी परिभाषा देखते हैं उससे, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर से ये नोट कर लीजिए, ऊपर डेफिनेशन लिख लेना, नीचे ये नोट कर लेना। समझ में आ रहा होगा। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार में देखिए, 2 बार नहीं आता 3 बार देखिए और लिखते चलिए इसको, ठीक है। चलिए अब दूसरी परिभाषा बनाएंगे यहाँ से, इस अभिक्रिया से। देखिए यहाँ पर क्रिया कारक A, इसकी मात्रा आप दुगनी मार रहे हैं, कुछ समय बाद उत्पाद दे रहा है, उत्पाद प्रदान कर रहा है। क्रिया कारक A की मात्रा दुगनी मानी, उत्पाद प्रदान कर दिया। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम जानते हैं, अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्रिया कारक की सांद्रता के गुणनफल, चूंकि एक ही है इसलिए ये के समानुपाती होती है। यहाँ पर A की घात हो जाएगी 2, क्योंकि अब A की मात्रा है 2, दुगनी मात्रा ली है, यहाँ पर दुगनी मात्रा यहाँ पर ली हुई है अपन ने, ठीक है। तो यहीं से अब देखो परिभाषा बनेगी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के वर्ग के, घात 2 का मतलब क्या कहते हैं उसे, वर्ग, घात 2 को क्या कहते हैं, वर्ग का मतलब घात 2। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होती है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होती है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। बस थोड़ा और आगे बढ़ा दिया इसको, अभिक्रिया की दर समानुपाती का चिन्ह हटाया तो दर स्थिरांक आ गया के, A की घात 2 ऐसा का ऐसा ही, यानी A का वर्ग ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर परिभाषा क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होती है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जैसी परिभाषा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लिखी है वैसी यहाँ पर है। अब ऐसे ही आगे तृतीय कोटि की भी हो जाएगी, तो उसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि इसका टाइम खत्म होने वाला है। तो हर एक वीडियो अभी फ़िलहाल 20 मिनट का रहेगा, फिर आगे टाइम बढ़ाते चले जाएंगे।
ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो अथवा में दूसरी परिभाषा लिखना और ये नोट कर लेना। तो ये पहली परिभाषा के लिए है और ये दूसरी परिभाषा के लिए। एग्जाम में कोई आपको एक लिखना है, लेकिन इसका दूसरी परिभाषा का उपयोग अपन आगे करने वाले हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ध्यान रखना आप, ये दूसरी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अच्छी तरीके से पढ़ लेना है इसको और समझ लेना है इसको यहाँ पर, ठीक है। तो डेली पढ़ते चलिए, डेली आज जो पढ़ाया है आपको आज ही याद हो जाना चाहिए। 12th क्लास आप लोग ध्यान रखिए, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पर डे का पर डे याद करते हुए चलना है आपको, तभी आप लोग याद कर पाएंगे। तो आप लोग याद कीजिए, मेहनत कीजिए।